एक प्रसिद्ध डायलॉग है दोस्तों कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यही करके दिखाया है गौतम अदानी ने, जिन्हें जब जो बिजनेस मिला उसे बड़ी शिद्दत से किया और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दोस्तों बात करते हैं 1978 की, जब एक नौजवान अपने करियर प्लानिंग में लगा हुआ था। उसे कॉलेज में दाखिला दिया गया और लेकिन वहाँ उसका मन नहीं लगा क्योंकि ख्वाब बहुत बड़े थे और उसी के चलते वह ड्रॉप आउट हो गया। जी हाँ, एक और ड्रॉप आउट जो आगे चल के बिलियनियर बना। बहुत से लोगों को लगता है दोस्तों कि हमारे देश में सबसे रिचेस्ट पर्सन जो है वो मुकेश अंबानी हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2022 को जो इंडेक्स आई है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, उसमें साफ साफ बताया गया है कि गौतम अदानी ने मुकेश अंबानी को भी पछाड़ दिया है और एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यदि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुकेश अंबानी ज़्यादा कामयाब है, तो मैं अपने व्यक्तिगत ओपिनियन बताना चाहूँगा कि मुकेश अंबानी जी के पीछे उनके पिताजी की विरासत थी, उनका कारोबार था जो उन्होंने आगे बढ़ाया और आगे चल के सफल हो गए। लेकिन गौतम अदानी जी जो हैं वे अपने दम पर सेल्फ मेड बिलियनियर हैं, जिन्होंने फर्श से लेके अर्श का सफ़र खुद तय किया है और आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ये कहानी कैसे हुई? ऐसा लगता है जरा फिल्मी कोई डायलॉग चल रहा है या कोई फिल्मी कोई सीन चल रहा है जहाँ पर एक गरीब आदमी इतना बड़ा पैसे वाला बन गया। लेकिन यह है नतीजा है एक सफल स्ट्रैटेजी का। एक बहुत कामयाब तरीके से उन्होंने इसकी प्लानिंग की और यहाँ तक पहुँचे। कैसे हुआ ये सब कुछ देखते हैं आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। दोस्तों गौतम अदानी का जन्म अहमदाबाद में 1962 में हुआ था, 24 जून को। और ये कुल 6 भाई बहन थे और इतने बड़े परिवार के साथ ये अहमदाबाद के पॉल इलाके के एक चौल में रहा करते थे। परिवार आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं था, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े परिवार का भरण पोषण एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली की तरह हुआ करता था। उस जमाने में गौतम अदानी के दोस्त हुआ करते थे मलय महादेविया। उनके पास एक स्कूटर हुआ करता था जिनके पीछे वे अक्सर घूमा करते थे और उनसे दोस्ती की खास वजह यह भी थी कि मलय महादेविया की इंग्लिश बड़ी अच्छी थी, तो गौतम अदानी उनसे हमेशा फ्रेंडली रिलेशन रखते थे और यही दोस्ती आगे चलकर बरकरार रही। मलय महादेविया आगे चल के इनके बिजनेस पार्टनर बने और आगे चल के इनकी दोस्ती बढ़ती रही। खैर वक्त गुजरा और धीरे धीरे हर यूथ की तरह जब गौतम अदानी बड़े हुए तो परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आने लगी। जब ये पढ़ने के लिए कॉलेज में गए, गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो वहाँ पढ़ाई में इनका बिल्कुल मन नहीं लगा क्योंकि ख्वाब बहुत बड़े थे। उन्हें साफ साफ लग गया था कि इस पढ़ाई से मैं आगे चल के नौकरी ही करूँगा और नौकरी की तनख्वाह से मेरा घर नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने सेकेंड ईयर में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और सीधे चले गए मुंबई, जहाँ पे एक डायमंड कंपनी में उन्होंने डायमंड सेग्रीगेशन का काम शुरू किया, डायमंड की परखने का काम शुरू किया। लेकिन वहाँ पे भी उनको जल्द एहसास हो गया कि यहाँ बंधी बधाई तनख्वाह से 8 जनों का परिवार का भरण पोषण नहीं किया जा सकता। ख्वाब बड़े थे, मजबूरी थी, तनख्वाह कम थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की ठान ली और उन्होंने ये नौकरी वहाँ से छोड़ दी। दोस्तों एक बड़ा निर्णय था क्योंकि एक जस्ट 20 साल का नौजवान जिसने अभी अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली है, नौकरी की है, उस नौकरी को छोड़ना और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज था। खैर गौतम ने यह चैलेंज एक्सेप्ट किया और 2-3 साल तक मुंबई के जवेरी बाजार में अपने खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म का उन्होंने स्टार्ट किया और वहाँ से संभालना शुरू किया। समय बीतता गया लेकिन गौतम को सफलता मिली 1981 में, जब उनके बड़े भाई ने अपने मनसुख लाल जी ने अपने खुद के बिजनेस के लिए, जहाँ उनके पास एक प्लास्टिक फैक्ट्री हुआ करती थी, उसको संभालने के लिए हेल्प के लिए गौतम को बुला लिया वापस अहमदाबाद की, तुम यहाँ आ जाओ भाई, इसको संभालते हैं, दोनों भाई मिलके इसको चलाएंगे। तो गौतम आ गए वापस अहमदाबाद अपने बड़े भाई को सपोर्ट करने के लिए, मनसुख लाल जी को। लेकिन वहाँ पर यह कंडीशन थी कि वहाँ पे जो प्लास्टिक लपेटने के लिए, जो सामानों को लपेटने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता था, उस मटेरियल को बनाने के लिए कच्चा माल नहीं था। कच्चा माल आता था उस ज़माने में चाइना से और उसकी सप्लाई थी नहीं।
इस चीज़ को समझा सबसे पहले गौतम ने कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, फैक्ट्री चल नहीं पा रही है और वहाँ से सप्लाई हो नहीं पा रही है। इस अवसर को फ़ायदा उठाया सबसे पहले गौतम अदानी ने और उन्होंने वहाँ से धीरे धीरे प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को इंपोर्ट करना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे जो गौतम अदानी हैं वे प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स जो हैं इंपोर्ट करने लग गए थे चाइना से, और धीरे 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 1988 के आते आते उन्होंने अपनी खुद की एक फर्म बना ली। उसके लिए उसका नाम रखा उन्होंने अदानी एंटरप्राइजेज। इसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया और धीरे धीरे मेटल्स, एग्रीकल्चर और कपड़े से संबंधित जितने जो उत्पाद हैं उन सभी का आयात करना शुरू किया और अदानी एंटरप्राइजेज तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस तरह दोस्तों पीवीसी इंपोर्ट में लगातार ग्रोथ होती रही और धीरे धीरे गौतम अदानी मल्टीनेशनल बिलियनियर बनने लगे। काफ़ी सारा पैसा आने लगा और उन्होंने अपने इस बिजनेस को बहुत सारे सेक्टर्स में इस्टेब्लिश कर लिया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पावर हो। इन सभी सेक्टर्स में गौतम अदानी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया तब जब 1995 आया। 1995 में उन्होंने मुंद्रा पोर्ट का संचालन उन्होंने आधिकारिक रूप से ले लिया। जी हाँ दोस्तों, मुंद्रा पोर्ट देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है जहां पर देश के टोटल जितनी ढुलाई होती है माल की उनमें से 1/4 ढुलाई मुंद्रा पोर्ट से होती है और इसके संचालन का काम मिल गया गौतम अदानी को। ये एक टर्निंग पॉइंट था जो बहुत बड़ा जो गेम चेंजर साबित हुआ गौतम अदानी के लिए। इसके बाद गौतम अदानी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बड़ी तेजी से गौतम अदानी आगे बढ़ रहे थे और धीरे 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 इन सभी सेक्टर्स में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। दोस्तों यदि आप गौतम अदानी की सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं और अपने आप को पैसे वाला बनाना चाहते हैं या पैसे कमाने की बारीकियों को समझना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने फ़ोन में कुकू एफएम को इंस्टॉल करें और वहां पर ऑडियो बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच को जरूर सुनें। यदि आप कुकू एफएम के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इंडिया का मोस्ट लीडिंग ब्रांड है कुकू एफएम, जहां पे बहुत सारी 4000 से ज़्यादा ऑडियो लाइब्रेरी बुक्स हैं जहां पे आप उन्हें सुन सकते हैं और इन सभी का लाभ उठा सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के बता देना चाहता हूं कि इसका जो सब्सक्रिप्शन है एनुअल वो 399 रुपीज़ का है, लेकिन आपको 199 रुपीज़ में डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। आप कूपन कोड KWK आप 50 डालें साथ में और इसके साथ में इसको सब्सक्राइब करें। फर्स्ट जो 250 यूजर्स होंगे उनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 4000 किताबें यदि आपको बुक समरी मिलती है तो आप कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको फॉलो करें, कुकू एफएम को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और इतने सारे अच्छे अवसरों का फ़ायदा उठाएं। दोस्तों गौतम अदानी ने अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन जारी रखा और 1996 में अदानी पावर लिमिटेड की स्थापना की। यानी कि अब हमारे अदानी जी अब बिजली भी बना रहे थे, पावर जनरेट कर रहे थे। क्रम चलता रहा, आ गया वर्ष 1999 में अब बिजनेस में एंटर किया खाद्य तेल के, यानी कि अब गौतम अदानी ने हाथ मिलाया विल्मर कंपनी के साथ में और फॉर्चून तेल जो देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एडिबल ऑयल है उसकी स्थापना की और आज ये देश का सबसे बड़ा ब्रांड है। तो इसके मालिक भी हमारे गौतम अदानी हैं और साथ साथ में इन्होंने आटा, चावल, दाल और जितने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस हैं जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली गौतम अदानी इन्वॉल्व हैं। वर्ष 2005 के आते आते देश में बड़े बड़े साइलोज का निर्माण किया गया। मैं आप बता देना चाहता हूँ साइलोज क्या होते हैं। साइलोज होते हैं बड़े बड़े कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे अनाज का भंडारण किया जा सकता है। तो भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर अडानी ने साइलोज का निर्माण करना शुरू किया। 20 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट मिला और इसके साथ साथ अनाज के भंडारण के क्षेत्र में भी ये आ गए। धीरे धीरे इन सभी साइलोज को रेल कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया गया ताकि इस पूरे देश में इस अनाज की जो आवाजाही है इसको बहुत सरल बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। आज की तारीख में अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड देश में भारतीय खाद्य निगम और मध्य प्रदेश सरकार के अनाज को अपने साइलोज में रखता है। इसमें भारतीय खाद्य निगम का 5.75 लाख मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश सरकार का 3 लाख मीट्रिक टन अनाज शामिल है। यदि हम कोयला खदान की बात करें तो फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक साल 2010 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया की लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। बैली बेस क्लीन आइलैंड में मौजूद इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार मौजूद हैं जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकते हैं।
दोस्तों अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, जो 2014 में बढ़कर 10 बिलियन डॉलर हो गया। साल 2015 के बाद अडानी समूह ने सेना को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का काम भी शुरू किया। कुछ समय बाद नेचुरल गैस के फील्ड में बिजनेस को आगे बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किया। 2019 में अडानी समूह ने एंट्री की एयरपोर्ट मैनेजमेंट में और अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के 6 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और संचालन की जिम्मेदारी अब अडानी समूह के पास आ गई थी। अडानी समूह 50 सालों तक सभी 6 हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन और विकास का काम संभालेगा। दोस्तों अडानी समूह को सौर ऊर्जा की शक्ति मिली क्योंकि उन्होंने 2020 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ACCI द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली जीती थी। संयंत्र की कीमत 6 बिलियन डॉलर थी। भविष्य में अडानी ग्रीन द्वारा 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र योजना को हाथ में लिया जाएगा। इस समय गौतम अडानी का कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। एक तरफ कोल माइनिंग के क्षेत्र में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट माइनर बन गए हैं, तो पिछले 3 सालों में देश के 7 एयरपोर्ट का परिचालन उनके हाथ में आ गया है। उनका ग्रुप निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर, पावर जनरेटर और सिटी गैस रिटेलर है। उनके पास देश का सबसे एफिशिएंट कोल बेस्ड पावर प्लांट है। मुंद्रा पोर्ट के जरिए पोर्ट सेक्टर में अपनी दमदार उपस्थिति तो आपने दर्ज कराई दी है। अब उनकी नज़र सीमेंट का कारखाना लगाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रोड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन और रेलवे पर है। इसके अलावा दोस्तों गौतम अडानी के जीवन में कुछ 2 वाक़ये ऐसे हुए जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो उनकी लाइफ के बड़े टर्निंग पॉइंट थे। यह वाक़या पहला हुआ 1998 में जब उनका किडनैप हो गया था। जी हाँ दोस्तों, उनका अपहरण कर लिया गया था और एक बड़ी फिरौती रकम के बाद उन्हें छोड़ा गया। दूसरा टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में ऐसा आया जब वे 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ था, तो वे ताज ग्रुप जो होटल है, ताज होटल में रुके हुए थे और वहाँ पर उन्होंने बेसमेंट में रुककर आतंकवादियों से अपनी जान बचाई थी। खैर सब कुछ ठीक रहा, उनकी जान बच गई और ये उनकी लाइफ में दूसरा टर्निंग पॉइंट था कि इतने बड़े जो टेररिस्ट अटैक के बावजूद वे जिंदा बच गए और आज एक वे सफल व्यक्ति हैं। तो देखा दोस्तों, आपने फर्श से लेकर अर्श तक गौतम अडानी के पहुंचने की पूरी कहानी। इतना आसान सफ़र नहीं था, लेकिन गौतम अडानी ने अपने मजबूत इरादों और अपनी दृढ़ निश्चितता के आधार पर इतने बड़े सफ़र को तय किया। ये हम सभी के लिए सीखने की बातें। दोस्तों मैं आशा करूंगा कि ये सारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आई है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।